बच्चों, आज हम आप लोग को ये दूसरे अध्याय का 6वां भाग बेरोजगारी के विषय में बतलाएंगे। इसके पहले कि आपने जनसंख्या की गुणवत्ता किस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम पर, विशेषकर साक्षरता दर और औसत जीवन आयु के संदर्भ में आपने पढ़ा और जाना। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से, भली भांति तरह से समझ गए होंगे और जो भी क्रियाकलाप दिया गया है उसको संपादित करेंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं बेरोजगारी के विषय में। इसमें कि अब मानव संसाधन का उपयोग जब बेहतर तरीके से अर्थव्यवस्था में, उत्पादक क्षेत्रों में नहीं होता तो वो बेरोजगारी की स्थिति होती है। सबसे पहले आइए जानें बेरोजगारी होती क्या है। इसके लिए आपको एक कहानी दिया गया है। सकल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थीं। सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे। क्या आप शीला या जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? अब देखिए, आगे दिया है, बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकें। अब यहाँ से आप उठाइए और नहीं पा सके, यहाँ तक आप इसको अंडरलाइन करिए तो आपको बेरोजगारी की सामान्य परिभाषा प्राप्त हो जाएगी कि प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति जब रोजगार नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसे बेरोजगारी की स्थिति कहते हैं। The unemployment is a situation in which a person who is not able to get job at prevailing wage rate। अब इस परिभाषा से स्पष्ट है कि शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती और न ही जीतू, सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। अब आप इस सिचुएशन को देखिए, परिभाषा को, तो स्पष्ट होगा कि शीला चूंकि कार्य करने के लिए बाहर इच्छुक नहीं है इसलिए वह बेरोजगार नहीं है। जीतू और सीतू की आयु क्या है? 15 वर्ष से कम है, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच हो। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच हो। ये है कार्यशील जनसंख्या। इसलिए किसी देश में जब हम बेरोजगारी का आकलन करते हैं तो उन लोगों को लिया जाता है, जनसंख्या के उस वर्ग को लिया जाता है जिनकी आयु 15 वर्ष से अधिक हो और 60 वर्ष से कम हो। वही वर्किंग पॉपुलेशन कहलाती है। उनमें से जितने लोग कार्य नहीं करते हैं वे बेरोजगारी के शिकार होते हैं, बेरोजगार की श्रेणी में रखे जाते हैं। और दूसरी शर्त हो वो इच्छुक हों। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समर्थ हैं, जो समर्थ नहीं हैं, जिनमें श्रम शक्ति है लेकिन वो कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह बेरोजगार की स्थिति में नहीं कहे जाते हैं। सकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल की मां शीला परिवार के लिए काम करती है, वो अपने घर के बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल के दादा दादी और नाना नानी, जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनकी आयु 59 वर्ष से ज़्यादा है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि बेरोजगारी की स्थिति क्या होती है, जिसमें व्यक्ति कार्य करने के लिए इच्छुक हो और प्रचलित मजदूरी दर पर उसे कार्य नहीं मिल रहा हो तथा उसकी आयु 15 वर्ष से लेकर अधिक और 60 वर्ष से कम हो। तो ऐसी जनसंख्या, ऐसे लोग बेरोजगार की श्रेणी में कहे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में। यहाँ देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की बात कही गई है और नगरीय शहरी क्षेत्र की बात कही गई है। तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में तो सबसे पहले आइए हम लोग अध्ययन करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में जो दो प्रकार की प्रमुख बेरोजगारी होती है, उसमें पहली है मौसमी और दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी, और शहरी क्षेत्र में जो है वो शिक्षित बेरोजगारी। तो इस तरह यहाँ पर हम मूल रूप से 3 प्रकार की बेरोजगारी की बात करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी की, और शहरी क्षेत्र में प्रचलित अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी की। मौसमी बेरोजगारी कब होती है? तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आधारित लोग आम तौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गुड़ाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता है। तो मौसमी बेरोजगारी में कि कुछ मौसम में कार्य होता है, कुछ मौसम में कार्य नहीं होता है, तो वो मौसमी बेरोजगारी की स्थिति कहलाती है। अब इसके बाद दूसरा जो है ग्रामीण क्षेत्र में, वह है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी ये है। मौसमी बेरोजगारी ये पहला है ग्रामीण क्षेत्र में, दूसरा है मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, जिसकी चर्चा हमने ऊपर आपने इसी अध्याय में देखा, मैंने किया कि यह विशेषतर ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में लागू होती है, जिसमें व्यक्ति ऊपर से दिखने में तो कार्य में लगा हुआ प्रतीत होता है, किंतु यदि उन्हें कार्य से हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे भारत के खास करके ग्रामीण समुदाय में, परिवार में यदि कोई खेत का टुकड़ा है जहां 3 लोगों की ही आवश्यकता है, लेकिन चूंकि घर में 5 सदस्य हैं इसलिए सारे सदस्य उस काम में लगे हुए होते हैं। जो 2 अतिरिक्त लोग बाहर से दिखने में तो काम में लगे हैं, लेकिन यदि उन्हें काम से हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से 2 लोग जो हैं वो प्रच्छन्न या गुप्त या छिपी बेरोजगारी के शिकार होते हैं। इसलिए मोटे तौर पर कहा जाता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी में रोजगार में लगे व्यक्ति की उत्पादकता शून्य होती है। अब डिटेल में आप इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो ये जो पैराग्राफ है, जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो ये पैराग्राफ आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी के विषय में डिटेल में बताएगा। अब जो तीसरा है वो है शहरी क्षेत्रों में जो शिक्षित बेरोजगारी है, इसके विषय में दिया गया है कि शहरी क्षेत्र के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक हाई स्कूल जिसको कहते हैं, स्नातक और स्नातकोत्तर, बीए और एमए या बीएससी, एमएससी या बीकॉम या एमकॉम डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेज़ी से बढ़ी है। जितनी ही बड़ी डिग्रियां हैं, ऐसे डिग्री लिए हुए लोग ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार हैं। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। जैसे इसको यहाँ मैं आपको इस पूरे मैटर को समझा दूँ कि एक तरफ तो डिग्रीधारी तकनीकी शिक्षा लिए हुए आवश्यकता से अधिक लोग बाज़ार में खड़े हैं रोज़गार के लिए, और दूसरी तरफ जो है कि एक्सपर्ट, टेक्निकली फिट ऐसे लोगों की कमी भी है जिनकी अर्थव्यवस्था में विकास के लिए ज़रूरत है। जैसे उदाहरण के लिए
आज अगर आप देखिए तो आपके देश में अच्छे साइंटिस्ट नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखिए तो आपके पास बहुत अच्छे कुशल डॉक्टर्स का अभाव है। इसी तरह से आपके पास कुशल वैज्ञानिक का अभाव है। एक बार अजीम प्रेम जी जो विप्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि अनएम्प्लॉयड नहीं हैं, कुछ लोग अनएम्प्लॉयबल हैं। यानी कुछ लोगों के पास डिग्रियां तो हैं लेकिन वह काम जिस तरह का करना है उन्हें वह काम करने के योग्य नहीं है। जैसे आपके पास बीएड की डिग्री है या बीटीसी की डिग्री है लेकिन आप अच्छी तरह से पढ़ाने में असमर्थ हैं, तो कुशल और योग्य व्यक्तियों की कमी है और एक तरफ डिग्रीधारी ज़्यादा संख्या में है। तो यही है। सेकेंड पैराग्राफ देखिए, इसमें बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है, लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती, शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं, यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। यानी जो जनशक्ति उत्पादन में लगी होनी चाहिए वे अपना श्रम अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ाने में, आर्थिक समृद्धि को लाने में, जीडीपी को बढ़ाने में, इनकम को बढ़ाने में सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। एक विशाल जनशक्ति जो 15 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है, जिसकी शक्ति उत्पादन में लगनी चाहिए थी, वो नहीं लग पाती है। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। अब ये बेरोजगारी के दुष्प्रभाव में ये सारी बातें लिख सकते हैं आप कि बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है, कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। यानी एक कमाने वाला खाने वाला 10, तो कार्यरत जो काम कर रहा है जनसंख्या उस पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। यानी कमाने वाले एक, खाने वाले कई। फिर क्या है दिया हुआ, किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह भी बेरोजगारी के दुष्प्रभाव में लिख सकते हो। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है। कमाने वाला एक, खाने वाले 10, तो स्वाभाविक है कि कुपोषण का भी शिकार वह परिवार होगा। तो इस तरह से तो उसके स्वास्थ्य पर गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। अर्थात बेरोजगारी का यह प्रभाव होता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी आती है। मंदी का तात्पर्य हुआ कि जब व्यक्ति बेरोजगार होगा, उसकी आय नहीं होगी तो वह बाजार में उस आय को खर्च नहीं करेगा, जिससे बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि नहीं होगी तो बाजार में मंदी होगी। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। यदि व्यक्ति जो काम करने लायक है वो काम नहीं कर रहा है तो एक भार बन जाएगा। उसी भार का नाम यहाँ दायित्व दिया गया है। यानी वे संसाधन लाइबिलिटी बन जाएंगे, एसेट नहीं बनेंगे, जो किसी काम लायक नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं लोग कि शादी विवाह में कि लड़का रोज़गार में है कि नहीं। कोई लड़की के लिए शादी के लिए जब जाते हैं उसके परिवार के लोग तो कहते हैं कि लड़का क्या कर रहा है, काम लायक है, कमाता है कि नहीं। तो कमाने वाले की पूछ भी होती है, इसलिए वह परिसंपत्ति समाज के लिए बनता है, परिवार के लिए न कि दायित्व। अब है सांख्यिकी रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय, निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करने प्रतीत होते हैं लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। यानी जो लोग रोजगार में लगे हुए भी हैं उनको भी उनकी क्षमता के अनुसार आय प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं यदि उन्हें कोई दूसरा अवसर मिले, लेकिन मजबूरी में वो करते हैं। इसी को अल्प बेरोजगारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि बैठने से बेगार भला, ये कहावत हो जाती है। चाहे उससे कितनी भी कमाई हो, अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त
प्राथमिक क्षेत्रक में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी होती है, जिसकी चर्चा मैंने किया है। आइए, लेकिन जो भी उत्पादन होता है उससे पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत में काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती और प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं, जिसे प्रवासी मजदूर कहते हैं। अब आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रकों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रचंड बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में चला गया, यानी औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में गया, जो कृषि में पहले कार्यरत था। आपने देखा होगा कि गांवों से बहुत सारे लोग शहरों की ओर उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में कार्य करने के लिए पलायित किए हैं। हाल में ही आपने देखा, इसीलिए प्रवासी भारतीय श्रमिक जब शहरों से भाग रहे थे, अभी कोरोना आया था, तो आपने स्थिति देखा कि गांव के गांव भी भर गए हैं। द्वितीय क्षेत्रक में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। तृतीय क्षेत्रक में जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT जो सेक्टर है, आज सरीखी विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं। अब आपने देखा आइए यह जानने के लिए एक कहानी पढ़ें, कैसे लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन सकते हैं। एक गांव की कहानी पढ़ने के बाद आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि किस प्रकार रोजगार को गांव में भी पैदा किया जा सकता है और अपने विचार रख सकते हैं। इस प्रकार से ये अध्याय आपका समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बेहतर तरीके से